सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे सुनहरे चांदी वाले प्लैटिनम वाले हर तरह के भविष्यों। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें हमने बहुत कुछ कल्चरल हेरिटेज के बारे में डिस्कस किया था। कल्चर क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया था, राइट। आज हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि हमने इंडियन हेरिटेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा कल्चरल हेरिटेज, दूसरा है हमारा नेचुरल हेरिटेज। तो बात करते हैं अगर हम नेचुरल हेरिटेज की, तो नेचुरल हेरिटेज वैसे भी नाम से ही समझ में आ जाता होगा कि ये नेचर से रिलेटेड है, राइट। तो जैसे कि इंसान का ना हमारा नेचर के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा क्या है, मतलब रखना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो भी आप खेतों में अनाज उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं, हर चीज़ हमारे काम का है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड रहा है। पानी के लिए नदियों पर या ग्राउंड वाटर पर, रेन वाटर पर, इन सब पे हमको डिपेंडेंट रहना पड़ा है हमेशा से। तो ये भी हमारा नेचर के साथ एक अच्छा कनेक्शन रहा है, नेचर पर हम फुल्ली डिपेंड रहे हैं, राइट। तो हमारा जो रिलेशन है नेचर के साथ, ठीक है, ये हमारा नेचुरल हेरिटेज में काउंट होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, अगर मैं लाइन रीड करूँ तो द रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, स्ट्रीम्स, मतलब ये जानते ही होंगे हम, ठीक है। हर चीज़ इंक्लूडेड है हमारे नेचुरल हेरिटेज में, चाहे नदियाँ हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, ठीक है, तालाब हो, फिर पेड़ पौधे हो, जानवर हो, हर चीज़ को हम नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड करते हैं। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater all our needs. तो देखो, हम प्रकृति के ही संतान हैं, ठीक है, नेचर के ही बच्चे हैं। तो हमारे मतलब हमें पालने के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए नेचर ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। खाने के लिए अनाज वगैरह, फ्रूट, सब्जी, सब कुछ हमको नेचर से ही मिलता है। पानी नेचर से मिलता है, फ्रेश एयर नेचर से मिलता है, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी को कैरी ओवर करने के लिए, ठीक है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेचर ने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। वी ट्रीट नेचर विथ रेस्पेक्ट एंड फेथ। हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है, हम ना प्रकृति को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ हर तरह के मतलब देवी देवता हैं। हम पवन देव, मतलब जो हवा के, एयर के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। वरुण देवता कहते हैं हम समुद्र को, ठीक है, समुद्र की भी पूजा करते हैं। नदियों को भी हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है, लोक माता भी कहा जाता है, ठीक है। गंगा, जमुना, इन सब की हम पूजा करते हैं, ठीक है। कभी स्पेशल फेस्टिवल्स पर हम वहाँ स्नान लेते हैं। फिर हमने जानवरों तक को भी देवी देवताओं का रूप माना है, ठीक है। गाय को भी हम पूजते हैं और भी बहुत से जानवरों को पूजा जाता है, जैसे बजरंगबली का रूप है, ठीक है। बंदर लोग जो हैं, ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली का रूप होता है उनमें, तो बंदरों की भी कई जगह पर पूजा होती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जानवरों की भी पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है। जिस पहाड़ पर किसी देवी देवता का मंदिर बना हुआ है तो हम उन पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। तो हमेशा से ना हमने नेचर को बहुत रिस्पेक्ट किया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो बुद्धिस्ट रिलीजन के कुछ फोक स्टोरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें जंगलों से रिलेटेड कहानियाँ मिली हैं हमको, जातक कथाएं कहते हैं हम जिनको, और पंचतंत्र की भी कहानियाँ हैं। इन सब में इंसान और नेचर के बीच में किस तरह का रिलेशन रहा है, ये रिलेशन डिस्क्राइब करती हुई स्टोरीज़ हैं। इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि हम नेचर से कितना क्लोजली रिलेटेड हैं और हम नेचर को अपना हेरिटेज ही समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर। तो कई हमारे म्यूज़िक में ना, क्लासिकल म्यूज़िक में कई ऐसे राग वगैरह हैं जो कि दिन के प्रहर पर बेस्ड हैं। प्रहर समझते हो ना आप, 2 प्रहर, तीसरा प्रहर, ऐसे दिन में अलग अलग प्रहर हैं, ठीक है। संध्या, फिर क्या बोलते हैं हम, रात्रि, फिर एक दोपहर वाला आता है, वगैरह वगैरह है। मतलब इस तरह के प्रहर नाम दिए गए हैं, ठीक है। दिन के एक एक पार्ट, एक एक हिस्से हैं, ठीक है। इन हिस्सों को प्रहर कहा गया है। तो इन अलग अलग प्रहर के लिए अलग अलग प्रेयर्स बनाई गई हैं हमारे म्यूज़िक में, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि हम नेचर को कैसे इंपॉर्टेंस देते रहे हैं हमेशा से। इसी तरह से आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचर के आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। अब जाहिर सी बात है भाई, आयुर्वेद वगैरह में आप देख ही रहे हो कि जो भी हम जड़ी बूटी वगैरह लेते हैं, प्लांट्स वगैरह में से ही निकालते हैं, राइट।
तो ये भी हमारा जो भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, चाहे यूनानी ट्रीटमेंट है, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द नेचर, राइट। हम प्लांट्स में से ही ये मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। आपने देखा तुलसी वगैरह, काली मिर्च वगैरह, और आजकल जब ये कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, ठीक है, तो इस केस में भी कई ऐसे आपको मतलब एडवाइसेस मिलते हैं कि काली मिर्च वाली, अजवाइन वाली चाय वगैरह पियो, तुलसी पत्ता खाया करो, काढ़ा बना के पिया करो। तो ये सब आयुर्वेद में और यूनानी मेडिसिन के ही टेक्निक्स हैं, बराबर है। अच्छा, तो बात करें अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो नेचुरल हेरिटेज को भी अगर फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो उसमें क्या क्या आते हैं हमारे? लैंडस्केप्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वेजिटेशन आता है, वाइल्ड लाइफ आता है, राइट। तो देखो इन सब को एक एक को बहुत डिटेल में तो नहीं हम पढ़ेंगे, इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको आप खुद भी बना के लिख सकते हो और आपको ऐसा पूरा का पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो ठीक है, आप सबकी 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेन करके काम चला सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो हम बात करें अगर नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप्स की, तो लैंडस्केप समझते हो ना आप कि मतलब पहाड़, जमीन, ऐसे अलग अलग जो लैंडस्केप्स हैं इनको हम लैंडस्केप्स कहते हैं, मतलब फॉर्म्स ऑफ लैंड, ठीक है। प्लेट्यूज, माउंटेन्स वगैरह, इन सबको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो हमारे यहाँ देखो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। फॉर एग्जांपल द हिमालय इज अ लैंडस्केप। हिमालय भी एक तरह का लैंडस्केप है, राइट। पहाड़ वगैरह मैंने बताया ना, माउंटेन्स वगैरह भी लैंडस्केप में ही काउंट होते हैं। It has endowed Indians abundantly with useful vegetation, minerals, strange birds, animals and mountain peaks covered with snow, brimming rivers। तो हिमालय देखो भाई, हिमालय से हमको क्या बेनिफिट है? हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकल कर आती हैं जो हमारे प्लेन लैंड्स को फर्टाइल बनाती हैं। और आपको पता है कि सिविलाइजेशन जो भी बसी हैं हमेशा से नदी के किनारे ही बसी हैं। बड़े बड़े जो शहर बसे हैं वो भी सब बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही बसे हैं। इसके पीछे का रीज़न आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। वहाँ पानी अवेलेबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, और पानी इंसान की बेसिक नीड है। खाना बनाना, नहाना, पीना, हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल होता है ना। तो इसलिए ज़्यादातर करके लोगों ने अपना जो बसेरा है वो नदियों के किनारे ही बसाया। तो ये जो मोस्ट ऑफ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जिन पर इंडिया की मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है, ये हिमालय से निकली हुई है। नॉर्दर्न इंडिया की मोस्टली नदियाँ जो है हिमालय से निकली हुई हैं, कुछ हैं और सेंट्रल इंडिया में भी हैं, ठीक है, और कंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा वगैरह हैं। तो ये भी नदियाँ हैं, बट वो भी तो देखा जाए तो माउंटेन से ही निकलती है ना, ग्लेशियर्स वगैरह में से निकलती हैं। तो जो हमारे नॉर्दर्न हिमालय में से जो रिवर्स आती हैं वो ज़्यादा बड़ी रिवर्स हैं, ज़्यादा वाटर फ्लो होता है उनमें, और उनके किनारे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन बसी हुई है, राइट। तो बहुत बड़ा रोल है हिमालय का इंडिया के स्पेशली ग्रोथ में और इंडियन लोगों की भलाई में, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पर अजीबोगरीब बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं हमको। फिर फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जांपल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालय। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय इज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। कई तीर्थ स्थल भी हमारे हिमालय में ही बसे हुए हैं, कुछ हमारे इंडियन साइड में हैं, कुछ दूसरे साइड में भी हैं, वहाँ भी तीर्थ स्थल हैं इंडिया के। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तो नहीं लिखा है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है, तिब्बत में आता है, राइट, जो कि अब चाइना का पार्ट है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसे। तो हालांकि हमारे धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, ठीक है, तिब्बत जो है केदारनाथ बोल रहा हूँ मैं, कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश पर्वत पता है ना आपको, शंकर भगवान का जो मतलब रहने का जगह है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर शंकर भगवान बसते हैं। तो हमारी पुरानी कहानियों में यही सब चीज़ें मेंशन्ड हैं, बट आज वो इट्स अ पार्ट ऑफ तिब्बत। इसके अलावा हमारे इंडियन साइड में भी बहुत सारे फेमस तीर्थ स्थल हैं जो हिमालय के ही कुछ रीजन्स में बसे हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। फिर ऐसे ही कुछ समिट मतलब ऊंचे ही पॉइंट्स, चोटियाँ भी हैं हम इंडिया में हिमालय की, जैसे कि नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पड़ती हैं, पीक है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो इंडिया में जिनका बहुत ही पुराने समय से इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप्स की बात हो गई, उसमें हमने हिमालय को डिटेल में डिस्कस किया, बाकी और लैंडस्केप्स को इतना डिस्कस यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल वही चलाएंगे, हम काम चलाएंगे उसी से। फिर बात आती है किसकी? रिवर्स की। तो भाई देखो, रिवर्स की मैंने पहले ही बात कर दी कि बहुत इंपॉर्टेंस रहा है हमारी लाइफ में। तो इसको मैं एक शॉर्ट में अगर ओवरव्यू दे दूँ तो जैसे कि कई नदियाँ हमारे यहाँ रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदस, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा। इंडिया के लोगों पर इनका काफ़ी बड़ा असर रहा है। हर तरह की यूज़ के लिए पानी मिलता है हमको यहाँ से, ठीक है। और अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, है ना। गंगा वगैरह में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें शिप्स के थ्रू
सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ब्रह्मपुत्र वगैरह जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन भी होते हैं। साथ ही साथ हम नदियों के अक्रॉस में डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ जो नॉर्मल यूजेस तो हैं हमारे, जो बेसिक यूजेस हैं, जैसे पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का यूज़ होता रहा है हमेशा से, तो इन सब का तो यूज़ है। एग्रीकल्चर में इन सब का तो यूज़ है ही। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फिर फिशरीज़ के लिए, मतलब मछली पालना हो उसके लिए भी, ठीक है, पिसीकल्चर जिसको कहते हैं, उसके लिए भी। साथ ही साथ कुछ नदी किनारों को अच्छे से डेवलप कर दिया जाता है ताकि लोगों का अम्यूज़मेंट भी हो सके। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी रिवर्स का आज की डेट में इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़बरदस्त असर रहा है रिवर्स का हमारी लाइफ में, एंशिएंट टाइम से लेकर अभी भी, और फ्यूचर में भी हम काफ़ी हद तक रिवर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स का यूज़ क्या है, देखो बिल्डिंग्स, प्लास्टरिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, वो कवर हो गया है। इससे मतलब रिवर्स के आसपास के जो इलाके होते हैं ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, राइट। वहाँ रेगुलरली हरियाली छाई रहती है, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, जंगल वगैरह बसे रहते हैं नदियों के किनारे, तो उनके आसपास की जो जगह होती है वो भी सुंदर होती हैं। तो वो भी बताया गया है। तो इसको अपन ख़त्म करते हैं, चलते हैं वेजिटेशन पे, ठीक है। वेजिटेशन में बात की जाए तो इसको थोड़ा कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अपन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। ये तो भाई जाहिर सी बात है, कई जगह पर हम देख ही रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा करना है ना। वो वट सावित्री आता है, एक त्यौहार आता है जिसमें बरगद के पेड़ के अगल बगल धागा वगैरह लपेटा जाता है। तो हम शुरू से ही हमने पेड़ पौधों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। बेनियन पीपल ट्री एंड बेजिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स have ultra enriched our life from ancient time. Harde, ambala, bahinda, aloe vera, ardusi, neem, etc. are medicines, and flowers like rose, lotus, mogra, damaro, sunflower, champa, jui, jasminum, etc. have made human life very beautiful, fragrant, health. तो देखो कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है। इनका मेडिसिनल यूज़ है, इनके रूट्स का, इनके लीव्स का, इनके स्टेम्स का, ठीक है। इनको पीस कर इसमें से पेस्ट बनाया जाता है या इनका जूस निकाला जाता है, जिसका बहुत सारा यूज़ होता है। एलोवेरा जूस वगैरह आप देखते हो आजकल, तो कोई भी ब्यूटी क्रीम वगैरह इसमें एलोवेरा है, ठीक है, लगा लो और गोरे हो जाओ, सुंदर हो जाओ। तो इस तरह के ऐड वगैरह आते रहते हैं, है ना। उसके अलावा कई मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको देखे जाते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव जी का जो प्रोडक्ट आता है सब हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आपने देखा ही होगा। बाबा जी योगा करवाते हैं जो, तो वो भी बताते हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं। नीम वगैरह की पत्तियां आपको शुरू से पता है, वो दातुन वगैरह भी किया जाता था नीम का पहले से, उसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। दांतों वगैरह में अगर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, अगर आप नीम का दातुन करोगे तो वो मर जाते हैं, दांतों को सड़ने से बचाते हैं। और भी हैं, ठीक है। सर्दी ज़ुकाम हो गई तो तुलसी पत्ता वगैरह का अपने चाय में डाल के यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मेडिसिनल यूजेस हैं। उसके अलावा फ्लावर्स हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं, तो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर यूज़ होते हैं। साथ ही साथ इन मतलब ये फ्रेगरेंस भी देते हैं ना, खुशबू भी फैलाते हैं। तो मतलब हमारे लाइफ में देखा जाए तो खुशियाँ डालते हैं ये फ्लावर्स वगैरह, इनको देख के अच्छा लगता है, इनकी फ्रेगरेंस सूंघ के हमको अच्छा लगता है। परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए भी इनके जूसेस वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लाइफ को खूबसूरत और हेल्दी बनाने में इन फ्लावर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन जो है वो हर तरह से, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे फूड प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे फ्रेगरेंस की बात हो, चाहे डेकोरेशन की बात हो, हर तरह से हमको वेजिटेशन ने हेल्प पहुंचाया है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन वाइल्ड लाइफ की। तो इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो वगैरह वगैरह, ठीक है, कई तरह के एनिमल्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, इसको उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता ही होगा, गुजरात से हो तो ये चीज़ तो पता ही होगा कि भाई गुजरात में ही एशियाटिक लायंस अगर कहीं बचे हुए हैं दुनिया में, जो एशियन ब्रीड है लायंस की, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। हमारे बिलीव्स रहे हैं कि कई जो जानवर हैं वो देवी देवताओं की सवारी रहे हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लायन वगैरह जो हैं, टाइगर वगैरह हम बोलते हैं, वो माता जी की सवारी है। पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स, है ना, कई देवी देवताओं के, जैसे गरुड़ है ना, वो विष्णु भगवान की सवारी है। पीकॉक कार्तिकेय की सवारी है ना। एलिगेटर वो खोडियार माता हैं, उनकी सवारी है। तो ऐसे हमारे यहाँ बिलीव्स रहे हैं
कि कई वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो हैं वो देवी देवताओं की सवारी हैं, तो हम उनको ना मारते नहीं हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हाँ, कुछ लोग अलग हैं जो पैसे कमाने के लिए मारते हैं, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है देवी देवता, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो वो मारते हैं। आवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो नेशनल करेंसी है, हमारे करेंसी में ना कुछ खास जानवरों की इमेजेस डाली गई हैं। कौन कौन से? 4 लायंस, जो अशोक स्तंभ नॉर्मली छपता है अगर करेंसी में, तो अशोक स्तंभ में आपको पता ही है 4 लायंस होते हैं। उसमें हॉर्स है, एलिफेंट है और बुल है, ये याद रखना है आपको। कौन कौन से एनिमल्स हैं? लायंस हैं, और कितने लायंस हैं? 4 एनिमल्स, 4 लायंस हैं। हॉर्स की फोटो है उसमें, एलिफेंट की है और बुल की है। बुल तो समझता ना, बैल, वो बैल सांड, ठीक है। तो इन सब की इमेजेस हमारे करेंसी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड, तो ये भी चीज़ पता है आपको कि भाई इसके बारे में तो आप आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो। ऐसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ना आपका, ये एज एन इंट्रोडक्शन ही है। ये जिसमें चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हो इसी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इसीलिए ना मैं अब कुछ कुछ चीज़ों को जो ऑलरेडी आप आगे पढ़ने वाले डिटेल में, इसलिए मैं उनको बहुत डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे के निपटा रहा हूँ। तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, क्योंकि एनिमल्स की हंटिंग वगैरह होती थी इलीगल तौर पर, बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता था। तो वो जानवर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या रोल प्ले करते हैं आप समझ सकते हो खुद भी। ऐसे सोचते होंगे लोग कि भाई जंगली जानवरों को तो मार देना चाहिए, है ना, जिंदा रहेंगे तो क्या कभी हमारे पर अटैक कर देंगे? ऐसा नहीं है, वो रहते हैं तो वो नेचुरल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर सारे जानवर खत्म हो जाएंगे ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, तो हम भी नहीं जी पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है। तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से नेचर में बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस क्रिएट रहता है, ठीक है। तो भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, सबको धरती पर रहने का अधिकार है, किसी को ऐसे अननेसेसरी मार देना गलत बात है। फिर ये तो हो गया नेचुरल हेरिटेज अपना, जिसमें अपन ने वेजिटेशन, प्लांट्स, वेजिटेशन, लैंडस्केप्स, रिवर्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अपन कल्चरल हेरिटेज की, और कल्चरल हेरिटेज का टॉपिक जो है वो बहुत ही डिटेल्ड है। तो कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या है? इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। ये तो हमने पहले भी देख लिया भाई, दुनिया को इंडिया ने क्या दिया है, बहुत ही डाइवर्स और रिच हेरिटेज दिया हुआ है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज, वो नेचुरल हेरिटेज पढ़ लिया हमने। और अब जो कल्चरल हेरिटेज है वो हमारा बनाया हुआ, इंसानों का बनाया हुआ। भाई कैसे इंसानों का बनाया हुआ? जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, चाहे कोई नॉलेज की बात हो या किसी आर्ट की बात हो, जैसे म्यूज़िक वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, स्कल्पटिंग वगैरह है, मतलब मूर्ति वगैरह बनाना, ठीक है, आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें तो इंसानों ने ही बनाई है, राइट, अपने दिमाग की मदद से। और वही चीज़ हमने जनरेशन टू जनरेशन आगे आगे तक पास की है। क्लियर है? तो ये जो हेरिटेज मिला है हमको, ये इंसानों का बनाया हुआ हेरिटेज है, और इसे हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। क्लियर है? तो जो भी इंसान अपने टैक्ट, विजडम, स्किल, मतलब अपनी जो भी दिमाग से, अपने स्किल से जो भी चीज़ें डेवलप करता है, ठीक है, इस चीज़ को हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप्स, कुशन, हुन्स, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा, मतलब कई तरह के ट्राइब्स और उसके बाद और भी तरह के लोग जो भी इंडिया में आए, ठीक है, ट्राइब से लेकर अभी भी आजकल के भी, मतलब समझा जाए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच तक की बात की जाए, तो इस दौरान जितने भी लोग आए सभी के साथ इंडियन कल्चर का एक्सचेंज हुआ। कुछ हमसे उन्होंने पाया, हमने कुछ उनसे पाया, और इस तरह से एक्सचेंज होने के बाद हमारा कल्चर भी लगातार हमेशा से इतना डाइवर्स हो गया है, रिच हो गया है, ठीक है। बताया ना कि मतलब कल्चर की अगर बात की जाए तो रिच हुआ है, बाकी हमको जो नुकसान हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन कल्चर की बात की जाए तो वो रिच हुआ है। काफ़ी कुछ वैराइटीज़ हमारे कल्चर में और ऐड हुई हैं इन लोगों के आने की वजह से। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. The art of architecture and sculpture are 5000 years old. हमारे यहाँ आर्किटेक्चर का मतलब जो मंदिर बनाना या जो भी चीज़ें घर वगैरह बनाना, उसमें जो आर्किटेक्चर का डिज़ाइन यूज़ किया जाता है वो होना, या फिर अगर मूर्ति वगैरह बनाना हो, हमारे यहाँ 5000 साल से भी पुराना स्किल है ये, ठीक है। ये तो मतलब ऑन पेपर है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले हैं उस हिसाब से, हालांकि वो उससे भी पुराने हो सकते हैं, राइट। हमारे जो कुछ ग्रंथ वगैरह हैं उनमें तो जो कहानियाँ हैं उस हिसाब से तो पता नहीं कितने सालों पहले से हमारे यहाँ आर्किटेक्चर वगैरह का प्रेजेंस रहा है, राइट। वो अब आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे।
द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर से जो रिमेन्स हमको मिले हैं, ठीक है, खुदाई वगैरह के दौरान जो हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में जो स्कल्पचर या आर्किटेक्चर का जो स्किल है, वो कितना लंबे समय से चला आ रहा है, कितना पुराना रहा है ये, ठीक है। ये 5000 साल का जो डेटा दिया है वो उसी हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई देवी देवताओं की या इंसानों की ना शेप्स, फिगर्स वगैरह हमको वहाँ से मिले हैं, खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं हमको, ठीक है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, इंसानों की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। इस तरह के अलग अलग तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, जानवरों की, फिर कुछ खिलौने मिले हैं वगैरह वगैरह हमको मिले हैं वहाँ से। इससे ये पता चलता है कि कितना पुराना आर्ट रहा है हमारे यहाँ ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया, देखो एक इमेज भी दी हुई है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये बियर्डेड मैन की, दाढ़ी वाला इंसान है, ठीक है। ये मूर्ति भी हमको ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही वहाँ से खुदाई के दौरान मिला है। तो इस सबसे मतलब हमको, और एक साथ साथ डांसर की मूर्ति भी मिली है, नाचने वाले की भी फ़ोटो, मतलब एक स्टैच्यू मिला है हमको। इन सबको देखकर मतलब इतना अपने जो कल्चरल हेरिटेज है उसके प्रति हमको बहुत ही ना प्राउड फील होता है, ठीक है, कि मतलब कितना पुराना, आज से कई हजार साल पहले भी हमारे जो लोग थे वो कितने टैलेंटेड थे, कितना उनके पास स्किल था। इस तरह की मूर्तियाँ बना लेना, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेना, दीवारों में डिज़ाइन बनाना, खंभे बनाना, ये सब मतलब मजाक थोड़ी है। आज भी ना इन चीज़ों को बनाना, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी इन चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सोचो आज से कई हजार साल पहले वो लोग इन चीज़ों को कैसे करते होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें सोच के इतना मतलब फील होता है कि मतलब नहीं, वो लोग बहुत ही टैलेंटेड थे। Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in meditative form, or the Kalkhand statue of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, glad and also respect for our cultural heritage. तो ये तो हमको कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई वगैरह में से मिली। इसके अलावा भी कई जगहों पर हमको ऐसे निशान देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड लोटस उल्टे लोटस के ऊपर बुलक और लायन, ठीक है, मौजूद हैं। ये मौर्यन एरा के दौरान बना हुआ है, मौर्यन एम्पायर के दौरान, पता है चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, तो उनके दौरान का बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा गौतम बुद्ध की मूर्ति जो कि मेडिटेटिव फॉर्म में, मतलब गौतम बुद्ध जो हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं, ऐसी एक मूर्ति भी देखने को मिलती है हमको। इसके अलावा कालखंड स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थांकर्स, जैन तीर्थांकर हैं, पता है ना, जैन लोगों में तीर्थांकर होते हैं, मतलब एक तरह के कह सकते हो आप कि वो जैसे कि और धर्मों में माना जाता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में यीशु हैं और हिंदुइज़्म में राम जी, कृष्ण जी, तो गॉड के अवतार जैसे माने जाते हैं, राइट। भगवान के इंसान के रूप में होता है, भगवान ने इंसान बनकर जब जन्म लिया, तो ऐसे तीर्थंकर वगैरह भी माने जाते हैं कि वो भी एक तरह से भगवान के ही स्वरूप हैं, या ऐसा कहोगे कि उन्होंने ही इंसानों को सही रास्ता दिखाया, ठीक है, भगवान तक पहुंचने का या भगवान को रियलाइज़ करने का जो रास्ता दिखाया है इन्होंने दिखाया है। तो इनकी पूजा होती है तीर्थंकरों की। तो ऐसे जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां वगैरह भी हमको कालखंड वगैरह में मिली हैं। फिर एलोरा केव्स में भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हमको देखने को मिली हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिली हैं, इस जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दौरान बनी हुई थी। इन सबको देखकर हमको अपने कल्चरल हेरिटेज पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। ऐसे तो बहुत से लोगों ने आप में से नहीं देखा होगा, और ना कि मैंने ही ये सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने इनमें से बहुत कम चीज़ें ही देखी हैं। अगर कभी टाइम मिले इन सब चीज़ों को देखोगे तो रियलाइज़ होगा कि कितना रिच हमारा कल्चर रहा है इतने पुराने समय से। अवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स, हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो सब कुछ है यार, क्या क्या नहीं देखने को मिलता हमारे यहाँ। पैलेसेस तो समझ रहे, महल, बिल्डिंगें, मूर्तियाँ, स्तूप वगैरह के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। विहार, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब, फोर्ट, गेट्स, कई चीज़ें, किले हो गए, दरवाजे हो गए, अलग अलग तरह के कई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड हैं। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, जहाँ हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इनको भी हम कल्चरल हेरिटेज में ही मानते हैं। ऑफकोर्स भाई, आज जो हमारे पास है, हम जो बनाएंगे और हम ये छोड़ देंगे तो ये आने वाले जनरेशन के लिए कल्चरल हेरिटेज ही हुआ ना। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है हमने,
दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है हमारे पास। जब आने वाली जनरेशन देखेगी तो उनको भी तो प्राउड फील होगा कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये सब भी एक तरह का कल्चरल हेरिटेज है फ्यूचर के लिए। और आज जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने बना के दिया, हम उसे कल्चरल हेरिटेज मान रहे हैं, है ना। तो जैसे कि साबरमती आश्रम है, डांडी है, बारडोली है, वर्धा है, शांति निकेतन है, दिल्ली में भी कई जगह हैं ऐसी जहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी यादें हैं, ठीक है, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान। ये सारी जगहों को हम कल्चरल हेरिटेज में ही इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट हैं, कई हमारे ग्रंथ हैं, हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, जीरो की डिस्कवरी होना, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, एस्ट्रोनॉमी में कैलेंडर्स बनाना। कैलेंडर भी हमारे यहाँ कई तरह के हैं, साका कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर है, सुना होगा आपने, विक्रम संवत का ये मंथ चल रहा है, साका एरा का एक मंथ चल रहा है। और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। ये इंडियन कैलेंडर नहीं है, ठीक है। इंडियन कैलेंडर्स में अलग अलग राजाओं के दौरान, अलग अलग एम्पायर्स के दौरान अलग अलग तरह के कैलेंडर्स बनाए गए और वो चलते हैं। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर एक्चुअली तो मुझे ध्यान नहीं है कि किस जगह से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, ठीक है, फॉरेन के किसी राजा का बनवाया हुआ वो कैलेंडर पूरे दुनिया में फॉलो हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिशर्स का ही होगा भाई, क्योंकि सब जगह उन्होंने राज किया है और वही फॉलो हो रहा है, तो शायद वहीं का हो। तो वो तो छोड़ो, ऐसे कई तरह के कैलेंडर्स भी हमारे यहाँ मिलते हैं। कई तरह के लिटरेचर, मतलब लिटरेचर समझ रहे हो ना, चाहे लिखा हुआ हो चाहे गाया हुआ हो, रिलीजन, फिर युद्ध शास्त्र मतलब लड़ाई करने का टेक्निक जो होता है, रथ बनाना, चैरियट वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक वगैरह, हर चीज़, हर फील्ड का, ठीक है, नॉलेज हमको पास्ट से अब तक मिलता आया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे साइंसेस समझ लो ना, सब कुछ हमारा कल्चरल हेरिटेज है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। अब ये तो पूरे ओवरऑल इंडिया की बात की हमने। अब बात आती है कि गुजरात का, ठीक है, गुजरात, सिर्फ स्पेशली अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के कल्चरल हेरिटेज को हम डिस्कस करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।